दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 जून की बन रही सभी महत्वपूर्ण करंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, यह आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए मुख्य शिशु सेवा योजना की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है असम। असम ने मुख्य शिशु सेवा योजना की घोषणा की। दोस्तों, असम सरकार ने उन बच्चों के कल्याण के लिए ये योजना शुरू की है जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने माता पिता को खो दिया है। ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो ने अभिभावक गंवाने वाले बच्चों को 3,500 रुपये प्रति माह देने की छात्रवृत्ति देने की बात कही है। ठीक है। असम की बात करें तो यह है असम। राजधानी इसकी दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर जो है गुवाहाटी है यहाँ का, और यहाँ की राजभाषा असमी है। राज्यपाल जो है जगदीश मुखी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। दोस्तों, हाल ही में यहाँ के ये सीएम बने हैं। विधानमंडल है एक सदनीय। ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश ने कई कदम उठाए हैं? तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। दोस्तों, ऐसा भारत क्यों करता आ रहा है और क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। 1992 में विश्व भर के लगभग सभी देशों को यह चिंता सताने लगी कि जो प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और फिर ग्लेशियर पिघल के समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि जो द्वीप हैं वो डूब रहे हैं। ठीक है। तो इसको रोकने के लिए UNFCCC का गठन किया गया। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें लगभग सभी देशों को बुलाया गया। उनकी मीटिंग हुई। उन मीटिंग को कॉप कहा गया, कन्वर्सेशन ऑफ अ पार्टीज। ठीक है। 1997 में क्योटो एग्रीमेंट हुआ। इन्हीं देशों ने जो इन कॉप में जो मीटिंग हुई, इसमें जो शामिल देश थे, उन्होंने 1997 में एक एग्रीमेंट किया कि जो बड़े देश हैं, जो सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए, ना कि हमें। तो ये उन देशों के लिए थे जो सबसे बड़े थे, जो विकसित थे, जैसे अमेरिका, रूस, ये सब। तो इन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये क्योटो एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हुआ था COP21 हुआ था आपका पेरिस, जो कि पेरिस जलवायु समझौते के नाम से जाना जाता है, और वो भी फ्रांस की राजधानी में हुआ था। ठीक है। इसमें यह पूछा गया था सभी देशों से कि आप क्या, मतलब उन पे ये चॉइस रखी गई थी कि आप क्या योगदान दे सकते हैं। तो भारत ने भी अपनी तरफ से कुछ वादे किए। क्या वादे थे? भारत ने पहला वादा क्या किया, 2030 तक भारत ने 30 से 35% बिजली का उत्पादन गैर जीवाश्म के द्वारा करने की बात कही। ठीक है। दूसरा, 2005 से पहले जितना तापमान था उससे कम करने का 2030 तक प्रयास करने की बात कही। अगला, 2.5 से लेकर 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए कार्बन सिंक प्रोग्राम चलाया गया। कार्बन सिंक क्या होता है दोस्तों? कार्बन सिंक पेड़ों की श्रृंखला होती है, जिसमें ये पेड़ अत्यधिक मात्रा में लगाए जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रोका जा सके। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। UAE सरकार ने किसे गोल्ड वीज़ा से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है संजय दत्त। संजय दत्त को UAE ने गोल्ड वीज़ा से सम्मानित किया है। आते हैं गोल्ड वीज़ा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। गोल्ड वीज़ा सऊदी USA द्वारा दिया जाता है। USA सरकार इसके देने के पीछे क्या उद्देश्य बताती है? वो यह बताती है कि जो निवेश है उसको बढ़ाने का एक प्रयास है उनकी तरफ से। ये किसको दिया जाता है? ये इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम, मतलब जो व्यक्ति व्यापार से संबंधित हो, जो इन्वेस्टर हो, जो इन्वेस्ट करता हो, उसको दिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि यदि गोल्ड वीज़ा जब मिल जाता है, तब उस व्यक्ति को बार बार UAE में जाने के लिए पासपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये UAE में 2 प्रकार के गोल्ड वीज़ा होते हैं, एक तो 10 साल का होता है और एक 5 साल का। ठीक है दोस्तों। चलिए,
इसकी शुरुआत 2019 में शुरू हुई थी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अतिरिक्त भार के बारे में जान लेते हैं। अतिरिक्त भार मतलब किसी व्यक्ति के पास अपना डिपार्टमेंट के अलावा किसी दूसरे डिपार्टमेंट को भी सौंप देना ही अतिरिक्त भार कहलाता है। मतलब अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ दूसरा डिपार्टमेंट भी देखना। ठीक है, जैसे हमने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के तौर पे देखा था। हाल ही में दिल्ली कमिश्नर CN श्रीवास्तव को बनाया गया है, मगर वो फरवरी 2020 से ही कमिश्नर पद में अतिरिक्त भार संभाल रहे थे। ठीक है, अब वो पूर्णतः उन्हें यहाँ का कमिश्नर बना दिया गया है। ठीक है, CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह, इसके सही उत्तर है दोस्तों कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को, जो कि CRPF के महानिदेशक हैं, मतलब CRPF के अधिकारी हैं, बड़े हेड हैं, उनको ये NIA का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की स्थापना 2008 के मुंबई हमले के बाद हुई। ठीक है, क्योंकि इस घटना के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की ज़रूरत महसूस हुई थी, इसीलिए इसका गठन किया गया। इसके संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ। इसके पश्चात यह कार्यभार शरद चंद्र सिंह ने संभाला था। ठीक है दोस्तों, यदि NIA की बात करते हैं तो आइए NIA की बात करते हैं। NIA क्या करती है? NIA जो आतंकवाद से संबंधित घटनाएं हैं, ठीक है, या आतंकवाद को फंडिंग जो देने की संबंधित घटनाएं हैं, ठीक है, जो अन्य आतंकी संबंधित अपराधों का अन्वेषण जैसे संबंधित कार्य हैं, ये NIA करती है। उसी तरीके से CBI का भी गठन किया गया। इसका काम क्या है? आतंकवाद को छोड़कर देश में भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध एवं संगीन गंभीरता अपराधों का जांच करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अभी हमने NIA के बारे में बात की, तो NIA में कुछ और पावर इंक्लूड किए गए भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को 2008 के पारित राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम में 2019 में संशोधन कर इसे और अधिक पावरफुल बनाया गया, जैसे कि अब ये किसी अन्य देश में इन्वेस्टिगेशन करने जा सकती है। इस संशोधन में ये प्रस्ताव रखा गया। अब कोई भी देश की सरकार से यह पूछकर NIA को भेजा जा सकता है कि वह वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। ठीक है, उसके बाद एक और लॉ लाया गया, एक और संशोधन हुआ इनके पावर को बढ़ाने के लिए, जिसे हम गैर कानूनी गतिविधि वे निवारक विधेयक बोलते हैं, जिसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत उन लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, प्रूफ के आधार पर नहीं। यदि सरकार को ये लगता है, एजेंसी को लगता है कि किसी व्यक्ति पे ये शक जताया जा रहा है कि ये आतंकवाद से संबंधित है, तो उसे बिना सबूत के गिरफ्तार इस कानून के तहत किया जा सकता है। ठीक है, 14 अगस्त 2019 से इस कानून को लागू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बाल सेवा योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए यह सेवा शुरू की है। बच्चों के वयस्क होने तक उन्हें अभिभावक अथवा देखभाल करने वाले को 4,000 प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही है। इसके अलावा 10 वर्ष से कम बच्चों जिन्होंने अपने माता पिता, अभिभावक और परिवार को खो दिया हो, उन्हें सरकार के द्वारा संचालित बाल गृहों में देखभाल के लिए भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले बाल गृह की बात करते हैं। मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और रामपुर में ये बाल गृह हैं। इसके अलावा लड़कियों को शादी के दौरान 1,01,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी बात कही है सरकार द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का खराब ऋण अनुपात सितंबर 2021 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है? तो इसका सही उत्तर है आपका
13.5% तक बढ़ सकता है। आरबीआई अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें उसने ये बताया था कि 2021 तक बेसलाइन तनाव परिदृश्य के तहत बैंकों का खराब ऋण अनुपात बढ़कर 13.5% हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य सरकार ने कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सावधिक जमा की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये योजना शुरू की है। तो ये योजना क्या है? तमिलनाडु सरकार ने ये घोषणा की है कि रुपया की राशि प्रत्येक अनाथ बच्चे के खाते में 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे और बच्चे के 18 वर्ष होने के बाद इस पैसे को ब्याज सहित दे दिए जाएंगे बच्चे। ठीक, यह है तमिलनाडु। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जो उत्तर है वो है आपका लॉरेंस डेस्कार्स। ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने 1 सितंबर तक दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय का नेतृत्व करने के लिए पेरिस के मुसी डी आरसे के वर्तमान निदेशक लॉरेंस डेस्कार्स को नियुक्त किया है। लॉरेंस संग्रहालय पेरिस नगर में स्थित संसार में सबसे बड़े संग्रहालय में से एक है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसकी बात करें तो यह एक ऐतिहासिक संग्रहालय है। यहाँ पर प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल से लेकर 19वीं सदी तक का सभी वास्तविक संग्रहित है। जो भी वस्तुएं संग्रहित हैं। प्री हिस्ट्री मतलब जिस हिस्ट्री में लिखित रूप कोई भी नहीं मिलता। ठीक है, और 19वीं सदी तक यहाँ के बीच का जो चीज़ें हैं वो इस संग्रहालय में रखी गई हैं। संग्रहालय का भवन पहले लूव्र का राज महल था। मतलब लूव्र एक राजा हुआ करते थे जिनका ये राजमहल हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि दी गई? तो इसका सही उत्तर है 5,117 करोड़ रुपए दी गई। ठीक है, केंद्र सरकार ने रुपया आवंटित किया इनको। जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पेय योग्य पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5,117 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए किस भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्त पोत ने राष्ट्र को NSA द्वारा कमीशन किया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका सजग को NSA द्वारा कमीशन किया है। NSA कौन है? NSA के बारे में जान लेते हैं। NSA अजीत डोवाल जी हैं। ठीक है, इनके द्वारा कमीशन दिया गया है किसे? सजग को। ठीक है दोस्तों, इसे समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र को समर्पित किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।